हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर सकते, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए। ओके, तो मैं आपके लिए गेस क्वेश्चन लाया हूं और इस तरह से धीरे धीरे वीडियो आपको मिलती रहती है, तो उन सभी वीडियो का फायदा उठाते रहिए, सीखिए, समझिए कैसे याद करना है। जिस तरह से मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिस तरह से समझाता हूँ, इसी एक्टिविटी के साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करो और कंसिस्टेंसी लगाओ। हर कुछ करने के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक लगातार मतलब निरंतर प्रयास होना चाहिए कि आज 2 क्वेश्चन तो कल भी 2 क्वेश्चन, परसों भी 2 क्वेश्चन, रिहर्सल भी करना जरूरी है। तो आइए हम लोग आज करते हैं 8 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। इससे पहले भी आपको मैंने करवाया था, अगर आप ये सब यूज करते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह। और आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। सवाल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिला सवाल, बोलता है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। ये इकोनॉमिक का सवाल है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक का भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा था कि मौद्रिक प्रणाली क्या। देखिए मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक मतलब होता है समझो मुद्रा का लेन देन समझो। मौद्रिक मतलब पैसा वाला, प्रणाली मतलब पैसा वाला सिस्टम, ठीक है ना। अब इसके अंदर विनिमय प्रणाली भी आता है, विनिमय प्रणाली में ही मौद्रिक प्रणाली, विनिमय मतलब एक्सचेंज वाला, और मौद्रिक मतलब मुद्रा का जो एक्सचेंज होगा, मुद्रा का सिस्टम चलेगा। देखिए क्या बोलता है कि मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा खरीद फरोख्त के निपटारे के लिए सबसे आसान, सामान्य और स्वीकृति प्राप्त विधि मौद्रिक प्रणाली का कार्य करती है। मतलब देखिए क्या बोलता है, खरीद और फरोख्त, कोई चीज खरीदना है या कोई चीज बेचना है, इसके लिए मौद्रिक जो है ना, मुद्रा जो है क्या करता है, कोई किसी चीज को खरीदना है या बेचना, उसके लिए बहुत आसान तरीका हो गया, बहुत सामान्य तरीका हो गया, चाहे एक्सेप्ट करो चाहे किसी को दो, है ना। ये एक प्रणाली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोला गया मौद्रिक प्रणाली। मतलब ये है कि हम मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा के द्वारा हम किसी चीज को खरीदते हैं या लेते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आसानी पूर्वक हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और ये जो सिस्टम है ना, इसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। तो आप ऐसे भी लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो, बस मैटर को समझ लो। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया मैंने उसी को रट जाना, नहीं, समझना है मैटर को। जब आप समझ जाओगे ना तो भाई साहब फिर तो दिक्कत ही कोई बात ही नहीं। तो इस प्रणाली में मुद्रा सभी मूल्यों का मापक तथा संचय का साधन भी है। हर प्रकार मूल्य मापता है, 8 आना, 1 रुपया, 10 रुपया, 10.5 रुपया, सब माप लेता है। और जब मौद्रिक प्रणाली नहीं था तो भाई साहब अब आधा मतलब 10.5 रुपये चाहिए, तो 10.5 रुपये कहाँ से लाता, है ना, मुश्किल था। एगो इतना बड़ा मान ली कि एक झोला मान ली कि आलू है, तो एक झोला आलू का दाम जैसे मान ली कि 20 रुपया या 100 रुपया है। अब उसको आधा करें तो आलू तो आधा कर लेगा। मान ली एक बड़ी बकरी है ना, बकरी का दाम 1000 रुपया है, तो 500 रुपये बोलेगा मेरे पास 500 रुपया कैसे बकरी खरीदे, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। वही पैसा की बात आता है, हाँ भाई पैसा की बात आता है तो पैसा तो आराम से 500 रुपये एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन बकरी को आधा करना मुश्किल है। तो ये बोला कि मापक आसान हो गया और संचय भी आसान हो गया, जमा करना भी आसान हो गया। हम अपने पास में जितना दिन चाहे तब तक रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सभी भविष्य के भुगतान, भविष्य के लिए भी पैसा जमा कर रखते हैं। ऋण का मापदंड भी मुद्रा से ही होता, आराम से कितना कर्ज लिए, आराम से ऋण देना लेना सब मुद्रा से आसानी हो गया। इसी को तो जो मुद्रा के द्वारा जो काम हो रहा, इसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी डाल दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश वाले। बचत क्या है, एक सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बचत क्या है। तो बचत समझिए, सिंपल से समझिए, जो हम कमा रहे हैं, अब कमाने के बाद जितना हम खर्च कर रहे हैं तो बचेगा ना, कुछ तो बचेगा, नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। हम कमा रहे 100 रुपया, खर्च करें 50 रुपया, तो 50 रुपया क्या हो रहा है, बच जा रहा है, इसी को बोलते हैं बचत। अब इस भाषा को देखते हैं, बचत आय का वह भाग है, आय मतलब इनकम। जाहिर बात बचत क्या है, एक इनकम का ही तो पार्ट है ना। हमने 100 रुपया कमाया, 50 रुपये बच गया, तो 50 रुपये कहाँ से आया था, इनकम से ही तो आया था। तो बोला कि बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जा सकता। मतलब समझ रहे हैं, वर्तमान उपभोग मतलब खर्च है, बचत मतलब हमने बचा लिया, अब उसको उपभोग नहीं करना, वो खर्च बचत हो गया। बोलते ना हमने 100 रुपये किया, 100 रुपये कमाया, 50 रुपये खर्च किया, तो 50 रुपये क्या हो गया, बचत हो गया, वो उपभोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे बोला गया, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपया है, उसमें से यदि 20,000 रुपये वस्तुओं या सेवाओं को उसने लिया, कोई वस्तु खरीद लिया, कोई सेवा ले लिया, चाहे कोई मोबाइल ले लिया, कुछ भी काम कर लिया, मतलब खर्च कर दिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। तो खर्च करने के बाद सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर दिया, तो शेष 5,000 रुपये जो आया वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। तो हम बचत का फॉर्मूला बोल सकते हैं, आय माइनस कुल आय माइनस उपभोग व्यय। उपभोग मतलब समझ रहे हैं, जो हम यूज करें, सेवाओं के उपभोग पर खर्च करता है। लेकिन अब जो बच गया तो उसका उपभोग थोड़ी करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन बचत कब गिनिएगा भाई, हमने खर्च कर दिया तो बचत हुआ कहाँ, 100 रुपये कमाया, 50 रुपये खर्च कर दिया, तो 50 रुपये बचा, तो अभी 50 रुपये में से पूरा खर्च करने फिर बचेगा कुछ नहीं। तो ये बोला उपभोग नहीं किया जाता है, मतलब जो बच गया तो फिर थोड़ी उपभोग करेंगे, उपभोग कर ही लेंगे, मतलब उसका कंज्यूमर हम बन ही जाएंगे।
50 रुपए का कुछ भी खरीद ही लेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो बचेगा कब? जब हम कुछ नहीं खरीदेंगे तब बचेगा। खर्च थोड़ा अपना खर्च किए, कुछ बच गया तो बचत हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैंने 1000 रुपया कमाया एक महीना में, उसके बाद मैंने कुछ वस्तु खरीदा, कुछ मार्केटिंग खरीदा, सामान अपना खरीद के खर्च कर लिया 500 रुपया, तो अब मेरे पास 500 बचा, इसी को बोलेंगे बचत। अपना मन से डेफिनेशन लिखेंगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल अपना मन से तो जरूर दीजिएगा। और ये फॉर्मूला है बचत का, है ना, कुल आय माइनस उपभोग व्यय, मतलब जितना खर्च किया। इंग्लिश वाला कॉपी कर लेना। चलिए आगे है अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। बहुत अच्छा सवाल है जी। अर्थव्यवस्था, भारत का जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान। देखिए क्या बोलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। आपको पता है हमारा भारत देश कृषि पर डिपेंड है। ओके, कृषि से ही देश के को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। कृषि से बहुत, कृषि का मतलब समझ, खाली खेती, खाली धान चावल नहीं समझिए। कृषि मतलब पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, दुग्ध उत्पादन, बहुत कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, जूट, पटसन, कपास, दुनिया भर की खेती। तो ये बोला कि खेती, कृषि से ही देश की विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। जैसे हमको कच्चा माल को मतलब जैसे क्या, कुछ चीज बनाना है, कुछ चीज निर्माण करना है। जैसे आपने सीमेंट, एक हट के बताते, सीमेंट, तो सीमेंट के लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर, तब जाके सीमेंट बनेगा। उसी प्रकार हम चावल खाते हैं, तो चावल है खाद है, तो उसके लिए आपको पहले गेहूं रोपना पड़ता है, कच्चा माल हो गया है चावल। फिर भात बनाते हैं, तो भात के लिए चावल कच्चा माल हो गया। तो इस तरह से हम कच्चा माल से बहुत कुछ, जैसे कि रेशम का कपड़ा पहनते हैं, तो पहले रेशम उगता है ना खेत में, जूट का कपड़ा पहनते हैं ना, जूट रेशेदार होता है, ये तो फिर बोरा वगैरह बनता है, तो पहले जूट की खेती होती है, तो वो कच्चा माल है, उससे जो उद्योग बनता है। वही बोला गया कि क्या होता है, कई प्रकार के उद्योग कच्चा माल से प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। रोजगार भी मिलता है लोगों को, है ना, कृषि काम करने का। और विदेशी मुद्रा क्या होता है, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। विदेशी अगर एक्सपोर्ट करता है सामान को, तो भी विदेशी मुद्रा आता है ना। बोलता राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है जी। और अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है, एक रीढ़ की तरह काम करती है। भारत के जो इकोनॉमिक है, अगर कृषि नहीं होता तो भारत 29% कृषि योगदान करता है भारत के में इकोनॉमिक में, तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होती है। वही बोला गया कि भारत का अर्थव्यवस्था कृषि का क्या महत्व है। अब देखिए, आप मैंने बता दिया ना, इसको समझ लीजिए। पहले कौन लाइन इंपोर्टेंट है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के अनेक कृषि से अनेक प्रकार के देश की क्या होता है, सामान, खाद्य सामग्री प्राप्त होती है ना। इससे बहुत अनेक प्रकार के उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है ना। और बोल सकते हैं कि ये जो, इसके अलावा इससे रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। और ये हमारे भारत देश में जो है 29% राष्ट्रीय आय में जो नेशनल इनकम है, उसमें 29% का भागीदारी ये लेता है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि जो है भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। जल मार्ग समझ रहे हैं, पानी वाला मार्ग। देखिए भारत के लिए जल मार्ग का महत्व, भारत में प्राचीन काल से ही जल मार्ग का विशेष महत्व है। एक सवाल आता है कि भारत का प्राचीनतम मार्ग कौन सा है, तो जल मार्ग है, प्राचीन काल से। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। हम एक राज्य से दूसरा राज्य अगर बीच में आ गया पानी आ गया, तो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये तो देश वाला तो ज्यादा होता है ना, एक देश से दूसरे देश जाना है तो बड़ा बड़ा सामान एक्सपोर्ट होता है, जल मार्ग से व्यापार होता है। इसमें रख रखाव का खर्च कम होता है, नहीं होता है, ज्यादा खर्च नहीं आता है। एरोप्लेन में ज्यादा खर्च आएगा, है ना भाई, पानी जहाज में कम खर्च आएगा। अधिक भारी सामानों का परिवहन जलमार्ग द्वारा ही किया जाता है। अभी भी भारत में या कहीं कोई और देश में बड़े बड़े जो सामान होते हैं ना, जैसे ट्रक आता है या कुछ भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, तो वो सब गाड़ी जो है कैसे आती है, एरोप्लेन से नहीं आती। एरोप्लेन से आती भी है तो बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा कीमती होती है। तो शिप से जो है ना आसानी से आती, कम खर्च में पहुंच जाती है। वही बोला गया, बड़ी भारी भारी सामान भी आराम से जलमार्ग द्वारा किया था। समुद्री धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा में ईंधन का कम लगने से परिवहन खर्च होता है। बिल्कुल, अब धारा ऐसे बह रहा तो ऐसे शिप भी जा रहा है ना, तो उसके लिए ईंधन बचाव हो गया। एरोप्लेन उड़ेगा तो एरोप्लेन तो एकदम ऊपर में उड़ता है ना, एकदम समताप मंडल में जाता है। क्षोभ मंडल में तो रहेगा नहीं, समताप मंडल में जाएगा। गाड़ी के लिए चाहिए एनर्जी, चाहिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर धारा ऐसे बह रही है ना, तो बस अपना चल रहा, थोड़ा कम खर्चा पड़ेगा उस पर, है ना, ईंधन कम खर्च पड़ेगा। इसके लिए विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। कोई मार्ग नहीं कि इधर ही जाना है भाई, नहीं तो कल्टी के मार जाएंगे, तो गिर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, एकदम चलते बनो। हाँ, उसमें लगा रहता है, कट वाला लगा रहता है, कोई बड़ी कोई मछली या कुछ ऐसा आ गया तो कट देगा। लेकिन एरोप्लेन के लिए मार्ग होता है, नहीं इधर जाना है
थोड़ा सा उसमें होता है, लेकिन पानी वाला तो जो ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा सस्ता वाला है ना, कि इधर हो गया कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं, रोड नहीं है ना कि कल्टी मार देंगे, बड़ी खाई है गिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब बातें आप लिखिएगा ना तो कितना मस्त लगेगा, देखिए। और इसको रटने की तो जरूरत है, आप सब जानते हैं कि वायु जल मार्ग से क्या बेनिफिट है, कम खर्च आएगा, भारी भारी सामान आसानी से ढोलाया जा सकता है ना। इसके लिए कोई अलग से कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा सरकार को, है कि नहीं, तो इसके लिए खर्च भी नहीं उतना आएगा। तो ये सब हमारा इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला है। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन आपको पता है कि साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, लेकिन भारत कब आया? भारत आया 1928 में। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, मतलब संविधान का जो संवैधानिक सुधार, संविधान के कुछ सुधार, रूल नियम सुधारना, ठीक है ना, रूल नियम सुधारने का ये था। तो मतलब मेन उसे ही है कि रूल नियम कैसे सुधारा जाए। अब क्या था, 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायित्व, जो 1919 अधिनियम चल रहा था ना, शासन की स्थापना के लिए क्या शासन उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यकता सुझाव देना था। मतलब 1919 में जो कानून बना था ना, उस कानून को फिर से मतलब चेक चाक करना, क्या था क्या नहीं था। आयोग की मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे से किया गया। तो इसमें यह था कि एक और यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि जब ये साइमन कमीशन बना था तो ये मतलब कानून को बदलने के लिए, मतलब जो कानून चला था, जो रूल नियम चला था, उसको चेंज करने के लिए। और कानून जो बदलेगा तो 1919 में जो आयोग 1919 में बोला गया क्या, 1919 का अधिनियम जो था उसमें कुछ जो है बदलाव लाने के लिए। और सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो है भारत का कोई एक सदस्य ही नहीं था इस आयोग में, इस कमीशन में भारत का कोई सदस्य नहीं था, सब ब्रिटेन वाला था। तो वो भाई साहब जो करता अपना मर्जी से करता, है ना, भारतीय तो ऐसे कुचले जा रहे थे और जो करता अपने मन से करता। तो जब मुंबई पहुंचा वो आयोग, मतलब मुंबई पहुंचा कमीशन के, भाई हम अब जो है इसको यहां से लागू करेंगे, तो सभी लोगों ने स्वागत किया काले झंडे से और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया, है ना। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, लाठी से मार के। उन जो है मतलब सब विरोध कर रहे थे, है ना, तो अंग्रेजों ने लाठी से चार्ज करके उनको मतलब मौत के घाट उतार दिए थे। देश भर में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस ने प्राणघातक हमला किया। यही बात मैंने जो बताया, ठीक है। तो इसीलिए जो है साइमन कमीशन के बारे में आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा काफी। इंग्लिश देख लीजिए यहाँ पे, देखिए शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं। शहर जानते हैं ना, हमारा जो टाउन होता है, शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। जैसे शहर, गांव शहर में अलग डिफरेंट है। गांव में आपको उतना रोजगार नहीं मिल पाएगा, लेकिन शहर में देखिए रोजगार मिल पाएगा, बहुत तरह का काम करने का मौका मिलेगा, शिक्षा पढ़ाई का बहुत साधन है, एक से एक कोचिंग मिलेगा, है ना, एक से एक जगह तो तुम्हारा ट्यूशन मिलेगा, कोचिंग मिलेगा, एक से एक टीचर मिलेगा तुमको पढ़ाने के लिए। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य मिलेगा, एक से एक मेडिकल हॉल मिलेगा, एक से एक हॉस्पिटल मिल जाएगा जी। व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं आप शहर में, है ना, वाणिज्य कर सकते हैं, कुछ व्यापार वाणिज्य मतलब कर सकते हैं, यातायात भी कर सकते हैं। ये सब जो है शहर गतिशील अर्थव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान होती है। तो शहर क्या है, गतिशील अर्थव्यवस्था, आते जाते रहता है ना, मतलब चलते रहता मुद्रा, चलती हुई मुद्रा है। गतिशील अर्थव्यवस्था मतलब गतिशील में है, हम हमेशा यूज कभी ना किधर से कमा सकते हैं। लेकिन विलेज में क्या होता है, विलेज में आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, एक दो टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको जबरदस्ती वहीं पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि दूर है, फिर जाइएगा शहर जाएगा तो दूर हो पड़ेगा, है ना। शिक्षा, एक आठ हॉस्पिटल मिलेगा तो वो भी नहीं मिल पाएगा, एक आठ स्कूल है ना तो वो भी बेकार है ना। तो ये सब गाँव में प्रॉब्लम होता है। तो बोलता शहर गतिशील अर्थव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान होते हैं, उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, राजनीतिक का भी एक केंद्र बन जाता है शहर, है कि नहीं। ओके, तो इन सब बातों को आपको लिखना है जी एग्जाम में। वार्ड पार्षद के कार्य क्या है, देखिए वार्ड पार्षद का चुनाव होता है ना, वार्ड पार्षद का क्या कार्य है, तो कार्य जानिए। वार्ड अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए। जो वार्ड पार्षद चुने जाएंगे वो अपने वार्ड में साफ सुथरा रखेंगे, मतलब सफाई का काम करवाएंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे। वो काम करेगा कोई और, लेकिन व्यवस्था करेगा। अपने वार्ड में सड़क, नाली तथा गली वगैरह बनवाना है, टूट फूट गए तो उसको बनाइए, है ना, ये सब काम है उसका। जलपूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करेगा, जल वगैरह कमी रो करेगा, रोशनी लाइट फाइट कहीं पे लगाएगा, है ना। इसके अलावा और भी आप बोल सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारा गरीब लोग का राशन कार्ड बनवा दिया, बहुत कुछ काम, मतलब जनता का हेल्प कर देना, ये सब जो है वार्ड पार्षद का काम हो गया। ओके, देखिए एक आखिरी सवाल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कारण है।
क्या अर्थ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, जाहिर सी बात है। लोकतांत्रिक जिस देश में लोकतांत्रिक है वहां सरकार क्या करता है? योजना बनाता है, प्लान बनाता है। अब प्लान बना तो दिया, केंद्र में बना दिया प्लान है, अब वो सब जगह कैसे जाएगा? हर एक राज्य में, हर एक जिला में कैसे जाएगा? तो बोला कि योजना का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया था। स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ कि जो जिला के आधार पे है ना, ब्लॉक के लेवल पे जो शासन चल रहा है, जो जैसे कोई वहाँ का अफसर होगा ना, जैसे डीएम साहब है जिला के, तो स्थानीय स्वशासन वहाँ चल रहा है। तो जिला के जो डीएम है ना, तो समझो जिला का मालिक है डीएम, वो जिला का शासन प्रणाली उसके हाथ में है, उसको बोला गया स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, एसपी डीएसपी जो भी अपना अपना एरिया का जो है, तो ये बोला गया। अब उस कानून तो बना दिया, यहाँ पे योजना बना दिया, अब उसको स्थानीय स्वशासन में करने के लिए क्या करता है? क्रियान्वित करने का प्रयास करता हूँ। क्रियान्वित मतलब लागू करने का, है ना, उसको सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार मिलता है, अवसर प्राप्त होता है ना। छोटे छोटे जगह पे भी लोग चाहते हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं, स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने में हेल्प मिलता है, तो उनको भी वहाँ पे हेल्प, जो भी योजना बनता है उस योजना का हर एक छोटे छोटे गांव के लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा शामिल होते हैं? जैसे सपोज दैट मोदी सरकार ने एक योजना बना दिया, जैसे मानिए मोदी सरकार ने एक योजना दे दिया कि भाई साहब गरीब को घर मिलेगा, ठीक है, ये सबको मिला है। तो अब वहां से सब जगह कैसे पहुंचेगा? तो स्थानीय स्वशासन जहां हर जिला में है ना, हर जिला का डीएम साहब है, तो वहां पे आ गया, उसके पास फंड आ गया। अब वो जो ना, जो अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने सारे गांव है, जो लोग को चाहिए घर, तो वो अप्लाई कर रहे हैं। अब वो पैसा उसी के सिग्नेचर के आधार पे मिलेगा, डीएम साहब साइन करेंगे तो मिलेगा, चेक करेंगे, निरीक्षण करेंगे क्या है नहीं है, है ना। तो इसके माध्यम से सब जगह पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, केंद्र से फिर केंद्र में नहीं रहेगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे नहीं दिया का, चलो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यहाँ पे दिया होगा। दिस इज नो द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब सिर्फ केंद्र में रहेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्र से भी आगे जाएगा, केंद्र से भी बाहर हट के सब जगह जाएगा। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ सवाल समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो और आपको कितना सवाल याद हुआ, नहीं याद हो तो आप नोट कर लेना। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर पीडीएफ लेना है तो ऐसे तो मैं पीडीएफ ग्रुप में सबको ऐड किया हूँ, है ना। आप चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो ग्रुप में ऐड होकर के। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को 1 मिनट टाइम दीजिए। आप इस नंबर देख रहे हो, ये नंबर कर दो भाई, ये नंबर देखो, और यहाँ 82 10 42 32 00, यहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ करके भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 151 का चार्ज है। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ नहीं भी ले सकते तो आप, मेरे पास एक और आइडिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मोबाइल में गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको अपना वेबसाइट ओपन करना है, यानी कि जो अपना वेबसाइट AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे आराम से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम वहां से, है ना। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफिशियल है, गूगल में सर्च कीजिएगा, खुल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते रहता है, आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो जाके। जो पहली बार देख रहे हो तो जाके यहाँ पे देखिए, डेली यहाँ पे टेस्ट लिखा रहता है, डेली टेस्ट। तो आप ना नीचे जाना। तो अभी तो ये वाला दिख रहा है, पुराना है, यहाँ पे जाकर चेक कर लेना, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे आना, ठीक है। ऐसे वहाँ पे नहीं मिलेगा, फिलहाल नीचे ही बॉक्स है, अभी न्यू रेडी हो रहा। तो यहाँ पे क्लिक करना, सोशल साइंस में क्लिक कर दें, और मैंने डाल दिया है। ऐड को क्लोज कर देना, बंद कर देना ऐड को। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने, हाँ देखो 5 तक डला गया। सोशल साइंस सब्जेक्ट गेस, सब गेस क्वेश्चन, तो मैं नीचे वाला देखना, सोशल साइंस सब्जेक्ट गेस क्वेश्चन 5 नंबर में, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का पूरा क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। देखिए, है ना, मौद्रिक प्रणाली यहाँ पे, अरे वाह, ये तो सभ्य सफर आ रहा। हाँ, बचत क्या है, देखिए सारा कुछ आ रहा ना। तो यहाँ जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, मैंने सब सुविधा आपके लिए प्रदान किया, जैसा आपको मर्जी वैसा करें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।